हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? कूलम्ब्स लॉ यानी कि कूलम्ब का नियम। ठीक है आदित्य, किसके बारे में देखेंगे? कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम क्या होता है? देखो, हम लोगों ने ये देखा अभी तक कि अगर दो आवेश हैं समान प्रकृति के तो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और असमान प्रकृति के हैं तो क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मतलब दोनों धनावेश हो तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। ये देखो धनावेश है और ये भी क्या है? धनावेश। इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा बेटा? प्रतिकर्षण। अगर ये माइनस है, ये भी माइनस है, ऋणावेश ऋणावेश, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश हो तो इनके बीच में होता है आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण। और ये प्रतिकर्षण बल दोनों जगह काम कर रहा है। यहाँ कौन सा काम कर रहा है? आकर्षण बल। और आपको बता दूं मैं कि ये जो बल होता है दो आवेशों के बीच, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था ऑगस्टिन डी कुलाम्ब। क्या नाम था? ऑगस्टिन डी कुलाम्ब। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण करके, प्रयोग करके एक नियम दिया, ठीक है, कि दो अगर जो आवेशित गोले हैं तो उनके बीच में कितना बल लगेगा, ठीक है, और किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, इसके बारे में ऑगस्टिन डी कुलाम्ब ने एक नियम दिया। फ्रेंच साइंटिस्ट थे वो। तो उनका नियम उसी के नियम को कहते हैं हम लोग कूलम्ब का नियम। उनके नियम को क्या कहते हैं? कूलम्ब का नियम। अगर मैं आपसे बात करूं कि कूलम्ब के नियम के बारे में बात करने की कोशिश करूं तो जरा समझना कि दो आवेश ले लो। क्या ले बेटा? दो आवेश, ठीक है। एक आवेश कौन है? प्लस का Q1 या प्लस Q1 कर लो, प्लस माइनस बाद में देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक आवेश Q1 है, एक क्या है? Q2 है, और r दूरी पर रखे। इनके बीच में जो माध्यम है या तो निर्वात है या फिर क्या है? वायु है। या तो निर्वात है या फिर वायु। बात समझ में? तो कूलम्ब ने कहा था कि फोर्स बिटवीन, यानी हिंदी में कहा जाए तो उन्होंने कहा था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। बोलो, बात समझ में आ रही है? यानी जो फोर्स होगा वह दोनों चार्ज के, ठीक है, परिमाण के गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा उसने क्या बताया था कि दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब वो क्या दिया था जरा समझना। वो लिखा था F प्रोपोर्शनल यानी F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², यानी r²। बोल, बात समझ में? और दोनों इसको इक्वेशन नंबर यानी समीकरण 1 समीकरण 2 कर लें तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा आपका कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। दोनों समीकरण को लेके ये बनता है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समझ में आ रहा है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से। और आपको मैं बता दूं बेटा कि किसी प्रोपोर्शनल यानी किसी व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं। और यहाँ हम लगाते हैं के। नियतांक के रूप में किसको रखते हैं? के को। और के को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट यानी कूलम्बिक नियतांक। क्या कहते हैं? कूलम्बिक नियतांक कहते हैं। बात समझ में आ रही थी? नहीं आ रही? मतलब हाँ या ना? क्लियर? और इसको दूसरा नाम हम लोग देते हैं स्थिर वैद्युत बल नियतांक। क्या कहते हैं? बल नियतांक। बोलो, बात समझ में? अब आपको बता दूं कि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसका मान होता है 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब। ये इसका क्या होता है? यूनिट यानी मात्रा होता है। क्या होता है? मात्रा होता है। अगर इस K की जगह हम इसको यहाँ पे रखें तो हम प्राप्त करेंगे कि एक
बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम बनकर रेडी हो गया। तो बात समझ में आ गई? हाँ यार, इसी को कहते हैं कूलाम का नियम। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं यहाँ पे कि F = 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर में प्राप्त हुआ है, और इसी को कहते हैं कूलाम का सूत्र, कूलाम का नियम कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे की बात देखेंगे कि जो K है हमारे पास, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, कूलाम्स नियत, सॉरी कूलाम्स कांस्टेंट नाम जो जिसको दिया हम लोगों ने, तो जो K है बेटा वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो जो K है वह निर्भर करता है दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर। इस पर निर्भर करता है दोनों आवेश जो रखे गए हैं, जिन आवेशों के बीच का बल पूछ रहा है, उन दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर। और दूसरा फैक्टर जिस पे वो डिपेंड करता है, यानी कि जिस पे वो निर्भर करता है, FQ1, यहाँ देखो Q1 Q2 R स्क्वायर हो गया और F हो गया। इन तीनों, अगर यहाँ देखो तो ज्यादा से दिखेगा Q, R और F, इन तीनों के मात्रक पर ही उसका मान निर्भर करता है। आपको समझ में आ रही है? तो लिखो कि Q की लिखना कि K निम्न बातों पर निर्भर करता है। लिखना कि स्मॉल जो K है निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब कौन कौन सी बातें हैं जरा देखना, लिखोगे कि निम्न बातों या कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला F, R तथा Q के, ठीक है, मापन की पद्धति पर, और दूसरा दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर। क्या समझे आप लोग? दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर, और F, R तथा Q के मापन की पद्धति पर। कोई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ या ना? ठीक। अब देखो, अब यहां देखेंगे हम लोग कि जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि K बराबर 1/4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था, जिसका मान था 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटे में कूलाम का स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि हमारे पास दिख रहा है एक अलग सा, जिसको दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई का आपका क्या है, कांस्टेंट के फॉर्म में है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इसको कहते हैं हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। समझ में आया? और इसका मान जो होता है वह होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर। इसके मात्रा के जिस उल्टा होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? क्लियर? बोलो। देखो, अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि K का मान है 1/4 पाई, जिसकी वैल्यू K की मतलब K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। आपको मैं बता दूं कि ये तब लिखा जाता है, इस K की वैल्यू इतनी, जब ये हम यूनिट किसमें लेते हैं, MKS में। इसमें लेते हैं MKS में। अगर हम CGS में ले लें, किसमें ले लें, CGS में, तो आपको बता दूं अगर इन CGS यूनिट, ठीक है, CGS पद्धति में ले ले,
ठीक है, या प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली में लेना। तो जरा ध्यान देना, इस k का वैल्यू होता है 1। क्या होता है 1? उस दशा में f बराबर होगा q1 q। देखिए होता क्या है कि f बराबर होता है k q1 q2 अपन r²। अब आपने इन सब का मान सीजीएस में लिया, यानी कि जब सीजीएस में लोगे तो f बराबर लिखा जाएगा q1 q2 अपन r², और इसका यूनिट बनेगा डाइन। क्या बनेगा? डाइन, क्योंकि k की वैल्यू क्या होती है सीजीएस में? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। और बात समझ में आ रही है? तब जब कभी आपसे पूछ दे कि जो फोर्स है डाइन में निकालना है, किसमें निकालना है? डाइन में, न्यूटन में नहीं बताना, डाइन में बताना है, तो आप k की वैल्यू क्या रखोगे? 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। k की वैल्यू 1 रखोगे, k की वैल्यू 1 रखोगे, क्योंकि सीजीएस में k की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। बोलो बात समझ में? 3 सिस्टम अपने पढ़े थे, एमकेएस, ठीक है, सीजीएस और पढ़ा था एफपीएस, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सीजीएस की बात करें, तो कुछ इस प्रकार से हमको फंक्शन काम करें, ऐसा ना? बोलो। चलो अब यहाँ पे देखो कि अगर जो हम लोग इन दोनों, अभी तक हम लोग कूलम का जब नियम कूलम के नियम पे जब काम कर रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा, कूलम साहब ने कहा था भैया एक चार्ज q1 है, दूसरा q2 है, दोनों के बीच में क्या है? निर्वात है, या फिर कैसा है? वायु है। तो जो फोर्स होगा वो होगा, उन दोनों के बीच में लगने वाला बल जो होगा आवेशों के बीच में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो चार्ज लिए q1 और q2, दोनों के बीच में या तो एयर या तो फिर क्या है? वैक्यूम, निर्वात या फिर वायु है। r दूरी पर रखे तो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपन r²। इतना बता दिया। लेकिन अब बात यहाँ पे बदल जाती है कब? अगर हम दोनों ही आवेशों के बीच में एक ऐसा माध्यम रख दें, एक ऐसा माध्यम रख दें जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K, यानी कि एक ऐसा माध्यम रख दें जिनके बीच, ठीक है, कोई भी ऐसा माध्यम जिसका परावैद्युतांक क्या हो? कैपिटल K हो। क्या हो? परावैद्युतांक कितना? कैपिटल K हो। तब देखो क्या होगा फोर्स। अब समझो कि यहाँ एक q1 और यहाँ क्या है? q2 है। इनके बीच हमने रख दिया क्या? एक माध्यम रखा है जिसका परावैद्युतांक है कितना है? K। तब हमारा यहाँ पे फोर्स जो आएगा इन दोनों के बीच में r दूरी पे रखे गए हैं, वो आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपन r²। बताओ यस या नो? गलत। यहाँ पे रखा जाएगा कैपिटल K भी होगा। कौन होगा? कैपिटल K। और ये माध्यम इनके बीच में रखा जाए तब का फोर्स है। बोलो बात समझ में आ रही है? ये फोर्स यानी बल कब है? जब बिना माध्यम के, इनके बीच में कोई माध्यम नहीं रखा गया है और यहाँ पे इनके बीच में माध्यम रखा जा चुका है जिसका परावैद्युतांक कितना है? K है। यहाँ पे वायु है, वायु माध्यम है, लेकिन वायु में K का मान कितना होता है? वायु के लिए K का मान होता है 1। क्या होता है? 1। अब इन दोनों की हम तुलना करें, क्या करें? दोनों की तुलना करें तो F बट्टे में देखो देखेंगे कि दोनों परिस्थितियों की तुलना, दोनों परिस्थितियों में बलों की तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे तो हम देखेंगे पहले में हम क्या करते हैं? दूसरे से भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। अब समझ, इसको नोट लगाता है, जब पता चले एयर रखा हुआ था या फिर मीडियम वाला है। जब तुलना करो यानी क्या करो? पहले दूसरे से भाग कर दो। भाग कर दिया तो यहाँ लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपन r²। और इसकी वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, K q1 q2 बटे में r²। अब देखो ये हिस्सा इससे कट जाएगा, ये पूरा का पूरा इससे कटेगा। क्या बचेगा? इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा, देखो ये कटने के बाद 1/1 ऊपर आएगा 1/1 और नीचे आएगा 1/K। बीच का भी लास्ट क्लास में मल्टीप्लाई हो जाए कुछ ऐसे आएगा K, ठीक है। नीचे से बिल्कुल कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो बात समझ में आई? तो यहाँ पे आपके पास आएगा F0 बटे में Fm = K, और इसको आप उधर भेज दें, इसको जगह दोनों की चेंज कर दें, आपको समझ में आएगा कि Fm बराबर आता है F0/K। और अपान K किसके आ रहा है नीचे? F0 क्या है? जब यहाँ इन दोनों आवेशों के बीच में क्या रखा गया था?
या तो निर्वात स्थिति पैदा की गई थी या फिर वायु रखा गया था। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे केस से हम लोग निर्वात वाले बल को क्या करें, भाग करें। इसका मतलब यह है कि जो माध्यम का बल होता है वह क्या होता है, कम आता है। क्या आता है, कम आता है। किस दशा में, जब वो क्या रखे हो, निर्वात या फिर वायु में रखे गए, उस दशा के तुलना में माध्यम में से बल कम आएगा। बात समझ में आ रही है, इसको नोट कर लें आप लोग। समझ में आ रही बात, नोट करें।